यह दृश्य ऑस्ट्रेलिया के यूराना में खुलता है, जहां एक 16 वर्षीय लड़का ब्यू कूपर देर रात घर वापस साइकिल चलाते हुए दिखाई देता है। रास्ते में उसे एक कब्रिस्तान मिलता है, जहां से उसे एक महिला की रोने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह उस स्थान में प्रवेश करता है, वह देखता है कि एक नग्न व्यक्ति कब्र से बाहर रेंग रहा है। लड़का एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और जब वह किसी अन्य नग्न व्यक्ति को देखता है तो उसका वीडियो बनाना शुरू कर देता है। इसके बाद कई और लोग आते हैं जो कहीं से भी निकलते हैं और उन्हें राइजन कहा जाता है। अन्यत्र हमारा परिचय एक पुलिस अधिकारी से होता है, सार्जेंट जेम्स हेस। वह अपनी रात्रि ड्यूटी पर होता है जब उसे बेस से कॉल आती है। उन्हें कब्रिस्तान में कुछ गड़बड़ी के बारे में सूचित किया गया और इसकी जांच करने के लिए कहा गया। वहां पहुंचने पर वह कीचड़ में सनी एक नग्न महिला को देखकर चौंक गया, जिसका पैर घायल हो गया था। वह तुरंत उसे अपनी जैकेट से ढकता है और चिकित्सा सहायता के लिए बुलाता है। तभी उसे आसपास से शोर सुनाई देता है और उसे एहसास होता है कि उसके जैसे और भी नग्न लोग हैं। कुछ ही समय बाद एलिशिया नाम का एक डॉक्टर कुछ कंबल लेकर घटनास्थल पर पहुंचता है। वे हवलदार के साथ मिलकर नग्न लोगों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। उनमें से 5 को इकट्ठा करने के बाद वे एलिशिया के स्वास्थ्य क्लिनिक की ओर जाते हैं, लेकिन कब्रिस्तान के गेट के पास एक और नग्न आदमी पर उनका ध्यान नहीं जाता और वे उसे पीछे छोड़ देते हैं। फिर वह आदमी ब्यू द्वारा गुप्त रूप से पीछा करते हुए शहर की ओर चला जाता है। क्लिनिक में एलिशिया उन लोगों को साफ सफाई करने में मदद करती है और उनके स्वास्थ्य की जांच करने से पहले उन्हें पहनने के लिए कपड़े भी उपलब्ध कराती है। जेम्स का अनुमान है कि वे नशीली दवाओं का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि उनमें से किसी को भी अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। इस बीच एक महिला को अपनी उंगली पर एक अंगूठी दिखाई देती है, जो याद दिलाती है कि उसका नाम केट है। कुछ समय बाद जेम्स का केट से आमना सामना होता है, जिससे वह सदमे में आ जाता है। वह विश्वास नहीं कर सकता कि वह जीवित है और उसके अस्तित्व को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। जब एलिशिया ने मामले के बारे में पूछा तो उसने खुलासा किया कि केट उसकी पत्नी है, जिसकी जाहिर तौर पर 2 साल पहले मृत्यु हो गई थी। उसे देखते ही केट को पुरानी यादें याद आने लगती हैं और वह उसे अपना जन्म चिन्ह भी दिखाती है, जिससे यह साबित होता है कि वह हमशक्ल नहीं है। इस रहस्योद्घाटन से अभिभूत जेम्स अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ है और फूट फूट कर रोने लगा। दूसरी ओर आदमी को लगता है कि ब्यू उसका पीछा कर रहा है और जल्द ही उसे पकड़ लेता है। वह लड़के का इरादा पूछता है, जिस पर लड़का बताता है कि वह उसका वीडियो बना रहा था और उसका कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। इसके बाद वह आदमी अपना परिचय पैडी के रूप में देता है और लड़के से उसे पीने के लिए कहीं ले जाने के लिए कहता है। फिर दोनों एक बार में घुस जाते हैं, जहां पैडी अपने समय के बाद हुए बदलावों से परेशान हो जाता है। परिणाम स्वरूप वह तब तक चीजें तोड़ना शुरू कर देता है जब तक कि लड़का उसे बियर नहीं देता। बाद में पैडी और ब्यू इसे लूटने के लिए एक किराने की दुकान पर जाते हैं। वे ग्राहक और चोर होने का नाटक करते हैं, जिसके बाद वे कुछ नकदी के साथ साथ आपूर्ति भी लूट लेते हैं। जैसे ही वे भागते हैं, उनकी नजर पैडी की एक मूर्ति पर पड़ती है और उन्हें पता चलता है कि वह यूराना का पहला मेयर था। हालांकि वे यह जानकर स्तब्ध रह गए कि उनकी मृत्यु 150 साल पहले हो गई थी। क्लिनिक में वापस आकर एलिशिया डेटाबेस की जांच करती है और उसे केट का मृत्यु प्रमाण पत्र मिलता है, जिसका कारण स्तन कैंसर बताया गया है। केट इस पर विश्वास नहीं करती और बताती है कि वह उनके ठीक सामने खड़ी है। वास्तविकता साबित करने के लिए जेम्स उसे वापस कब्रिस्तान में ले जाता है, लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि उसकी कब्र खाली है। कब्र के पत्थर पर अपना नाम देखकर केट घबरा जाती है और भाग जाती है। जेम्स उसका पीछा करता है और रास्ते में एलिशिया को फोन करके कई खाली कब्रों के बारे में बताता है। इस बीच पुनर्जीवित लोगों में से एक को अन्ना नाम की एक किताब मिलती है, जिससे उसे एहसास होता है कि यह उसका नाम है। जेम्स केट का पीछा करते हुए एक पार्क में जाता है, वह स्थान जहां वे अक्सर आया करते थे। जैसे ही वे बातचीत करते हैं, वे अपनी साझा यादें याद करते हैं। केट ने उल्लेख किया कि जब वह बिस्तर पर थी तो उन्होंने कितना समर्थन किया था। वहाँ कुछ समय बिताने के बाद जेम्स उसे एलिशिया के क्लिनिक में वापस लाता है और वे अपने अगले कदम पर चर्चा करते हैं। एलिशिया का दावा है कि अगर उनके अस्तित्व के बारे में खबर फैलती है तो कई शोधकर्ता और वैज्ञानिक उन पर प्रयोग करना चाहेंगे। इस बीच पुनर्जीवित लोगों में से एक कार्लो क्लिनिक से भाग जाता है और कब्रिस्तान की ओर भाग जाता है, लेकिन रास्ते में उसे जेम्स के सहकर्मी सार्जेंट विक ने रोक लिया, जिसने उसे एक कोठरी में बंद कर दिया। सीमित जगह उसे उस समय की याद दिलाती है जब वह और उसका भाई एलेक्जेंड्रो अमेरिकी सैनिकों द्वारा फंस गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि एलेक्जेंड्रो दबाव सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने अपनी कलाई काट ली। जब उसने सैनिकों को इसके बारे में सचेत करने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी गई और उसकी हत्या कर दी गई। थोड़ी देर बाद जेम्स पुलिस स्टेशन पहुंचता है और विक से कहता है कि वह यहाँ से मामला ले जाएगा। विक को संदेह लगता है, लेकिन वह उससे सवाल नहीं करता। उसके जाने के बाद जेम्स कार्लो को क्लिनिक में वापस लाता है। एना इटालियन भाषा जानती है, इसलिए वह उसकी परेशानी का दूसरों तक अनुवाद करने में मदद करती है। पता चला कि कार्लो और उसका भाई काम के लिए सिसिली से आए थे, लेकिन युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण वे एक कैदी शिविर में फंस गए। एलेक्जेंड्रो नाम सुनकर एलिशिया उसे अपने पुराने मरीजों में से एक के रूप में पहचानती है। फिर सार्जेंट ने कार्लो को शहर के बाहर स्थित उसके भाई के घर ले जाने का फैसला किया। हालांकि
जेम्स तुरंत उसकी जांच करने के लिए वाहन रोकता है, लेकिन वह पीड़ा में चिल्लाते हुए बाहर निकल जाता है। सार्जेंट को बहुत आश्चर्य हुआ। कार्लो का शरीर विघटित हो गया और राख में बदल गया। हैरान होकर जेम्स ने धूल को एक बैग में इकट्ठा किया और वापस क्लिनिक की ओर चला गया। वहां पहुंचकर वह एलिशिया से अकेले में बात करता है और जो कुछ उसने देखा उसे बताता है। हालांकि वह उससे इसे तब तक गुप्त रखने के लिए कहता है जब तक उन्हें पता नहीं चल जाता कि वास्तव में क्या हो रहा है। अगली सुबह जेम्स अपनी दूसरी पत्नी सारा के घर जाता है, जो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। अन्यत्र एक अन्य व्यक्ति को कब्रिस्तान में एक छेद से अपना रास्ता खोदते हुए देखा जाता है। वह सड़कों की ओर बढ़ता है और जल्द ही एक हाई स्कूल में पहुंच जाता है। बाद में जेम्स को घटनाओं के संबंध में किसी भी संदेह से बचने के लिए खाली कब्रों को मिट्टी से भरते देखा गया। इस दौरान एलिशिया उससे संपर्क करती है, जो उसे बताती है कि एलेक्जेंड्रो की मृत्यु ठीक उसी समय हुई जब कार्लो की मृत्यु हुई थी। उनका मानना है कि यह एक संयोग है, क्योंकि एलेक्जेंड्रो बहुत बूढ़ा था और एक बीमारी से पीड़ित था। उनकी बातचीत के बीच में जेम्स को उसके बेस से एक कॉल आती है, जिसमें उसे नग्न व्यक्ति द्वारा स्कूल में अराजकता फैलाने के बारे में सूचित किया जाता है। इसके बाद सार्जेंट उसे पकड़ने के लिए वहां जाता है, लेकिन वह आदमी उस पर हमला करता है और भागने की कोशिश करता है। हालांकि जेम्स किसी तरह उसे हथकड़ी लगाने में कामयाब हो जाता है और उसे क्लिनिक तक ले जाता है। इस बीच क्लिनिक में केट को याद आया कि उसकी स्तन की सर्जरी हुई थी, लेकिन अब उसके स्तन फिर से खुल गए हैं। वह इसे एलिशिया के साथ साझा करती है, जो फिर उस पर कुछ परीक्षण करती है। आश्चर्य की बात है कि उसे कोई अनियमितता नहीं मिली, जिससे पता चलता है कि उसका कैंसर गायब हो गया है। कुछ समय बाद एक घायल महिला क्रिस्टी असहनीय दर्द से पीड़ित होती है। पता चला कि उसके घाव में संक्रमण होना शुरू हो गया है, इसलिए उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाने की जरूरत है। तभी जेम्स नए लड़के को क्लिनिक में लाता है और एलिशिया अजीब व्यवहार करती है, जैसे कि वह उसे जानती हो। क्रिस्टी की स्थिति के बारे में जानने के बाद जेम्स ने उसे शहर के अस्पताल में ले जाने का फैसला किया और एक अन्य उभरे हुए व्यक्ति चार्ली को भी साथ ले लिया। लेकिन जब वे पहले से उसी पुल पर पहुंचते हैं, तो दोनों की आंखों से खून बहने लगता है और उन्हें बहुत दर्द होता है। इसे कार्लो जैसी ही घटना के रूप में पहचानते हुए जेम्स ने तुरंत कार को उलट दिया, जिससे उनकी स्थिति कम हो गई। यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग केवल यूराना की सीमा के भीतर ही जीवित रह सकते हैं। कहीं और पैडी एक दुकान से कुछ अच्छे कपड़े चुराता है और ब्यू के साथ सड़कों पर घूमता है। ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी कुछ याददाश्त वापस आ गई है कि कैसे उन्होंने मेयर के रूप में पैसा कमाने के लिए गरीब लोगों को लूटा था। उसे यह भी याद है कि उसकी संपत्ति के बाहर एक मूल अमेरिकी व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी थी। क्लिनिक में वापस विक कब्रिस्तान मामले के बारे में बात करने के लिए एलिशिया से मिलने जाता है। हालांकि उसने यह बहाना बनाकर उसे अंदर नहीं जाने दिया कि वह अपने मरीज के साथ व्यस्त है। जब वह सार्जेंट से बात करती है, एना और केट पिछले दरवाजे से टहलने के लिए बाहर जाती हैं। वे जल्द ही कब्रिस्तान पहुंचते हैं, जहां एना को पता चलता है कि उसका असली नाम मारिया है और एना उसकी बेटी है, जिसकी मृत्यु भी उसी दिन हुई थी। इस रहस्य उद्घाटन से वह टूट जाती है, लेकिन केट किसी तरह उसे सांत्वना देती है। इसके बाद केट ने उसे अपने पति के घर ले जाने का फैसला किया, जो वहाँ से पास ही है। जैसे ही वे वहाँ पहुँचते हैं, उनकी नजर जेम्स और सारा की शादी की तस्वीर पर पड़ती है। केट एकदम सदमे में रह जाती है, क्योंकि वह सारा को अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती है। दिल टूट गया, वह भाग गई, जबकि मारिया वापस क्लिनिक चली गई। जेम्स जल्द ही उसके पास आता है और मारिया उसे बताती है कि केट उसकी दूसरी शादी के बारे में जानने के बाद भाग गई थी। यह सुनकर वह उसकी तलाश में भाग जाता है और अंततः उसे एक सुनसान सड़क पर पाता है। वह इसे गुप्त रखने के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन केट उसकी बात मानने से इनकार कर देती है और पुल की ओर चली जाती है। पुल के पास पहुंचने पर दूसरों की तरह ही उसका भी खून बहने लगता है, इसलिए जेम्स जल्दी से उसे वापस खींच लेता है। इसके बाद वह उसे जबरदस्ती क्लिनिक में ले आता है। अब जब मामला बहुत आगे बढ़ गया है, तो जेम्स ने विक को सूचित करने का फैसला किया। एलिशिया ने उससे इसे गुप्त रखने की विनती की, लेकिन उसने नहीं सुना और चला गया। कोई अन्य विकल्प न होने पर वह गुप्त रूप से राइजेन के सभी पांचों को एक खलिहान में लाती है और उन्हें छिपा देती है। दूसरी ओर जेम्स पुलिस स्टेशन जाता है और विक को सब कुछ बताता है, लेकिन विक उस पर विश्वास नहीं करता है। उस रात बाद में विक गाड़ी से घर वापस आ रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। इसके परिणाम स्वरूप उसके सिर पर गंभीर चोट लगी, लेकिन वह वाहन से जीवित बाहर निकलने में सफल रहा। इसके बाद वह अस्पताल जाने के बजाय गैस स्टेशन के बाथरूम में जाता है और अपना घाव साफ करता है। इस घटना के बाद वह अजीब व्यवहार करने लगता है और अब उस पर पुनर्जीवित को खोजने का जुनून सवार हो जाता है। अन्यत्र मारिया अपने पूर्व घर का दौरा करती है, जो उसे अपनी बेटी और उसके पति की याद दिलाती है। हालांकि उसे जल्द ही घर के वर्तमान मालिकों ने बाहर निकाल दिया। परेशान होकर वह सांत्वना की तलाश में प्रार्थना करने के लिए एक चर्च में जाती है। इस दौरान वह घोषणा करती है कि वह भगवान द्वारा भेजा गया एक चमत्कार है। एक चर्च कार्यकर्ता ने उसके असामान्य व्यवहार को नोटिस किया और पुलिस स्टेशन से संपर्क किया।
इसके बाद स्टेशन से एक अधिकारी जेम्स को फोन करता है और उसे वही जानकारी देता है। वह तुरंत चर्च पहुंचता है और मारिया से दूसरों के ठिकाने के बारे में पूछता है। जब वह कुछ भी बताने से इनकार कर देती है तो जेम्स एक सौदा लेकर आता है। वह उसे उसके पति लियोन के पास ले जाने की पेशकश करता है, जिसके बारे में उसका दावा है कि वह अभी भी जीवित है। मारिया तुरंत सहमत हो जाती है और सार्जेंट उसे उसके पति के स्थान पर ले जाता है, एक वृद्धाश्रम। अन्यत्र पैडी ब्यू को उसकी पूर्व संपत्ति पर ले जाता है, लेकिन अब वहाँ कोई और रहता है। वे उस जगह में घुस जाते हैं और पैडी किसी चीज की तलाश शुरू कर देता है, शायद उसका छिपा हुआ खजाना। इस बीच जब ब्यू घर के आसपास घूम रहा होता है तो उसे मालिक ने पकड़ लिया। वह तुरंत उसके खिलाफ अतिक्रमण की शिकायत पुलिस में करती है। परिणाम स्वरूप लड़के को एक अधिकारी ले जाता है, जबकि पैडी अपने छिपे हुए बक्से को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। अगले दृश्य में एलिशिया ने राइजेन को शहर की सीमा से परे ले जाने का एक रास्ता खोजने का फैसला किया। इसके लिए वह उनसे कहती है कि उन्हें शहर की सभी सीमाओं की जांच करनी होगी और चार्ली स्वयंसेवकों को ऐसा करने के लिए कहता है। हालांकि हर बार जब वे सीमा पार करने का प्रयास करते हैं, चार्ली को बहुत दर्द होता है, जिससे उनके सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। वृद्धाश्रम में मारिया इतने वर्षों के बाद अपने पति से मिलकर बहुत खुश है, लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उसने उम्मीद की थी। लियोन उसे वेश्या कहकर संबोधित करता है और उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। कार में वापस आने पर मारिया को अचानक अतीत की एक याद आती है, जिसमें डॉन स्मिथ नाम के एक अन्य व्यक्ति ने उसके प्रति यौन संबंध बनाए थे। फिर वह जेम्स से पूछती है कि क्या वह डॉन को पहचानता है, जिस पर वह पुष्टि करता है। इसके बाद दोनों डॉन के पास जाते हैं, जो अब एक कार डीलरशिप का मालिक है। वे उससे मारिया के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछते हैं। उसे बहुत राहत मिली। डॉन ने खुलासा किया कि उसने उसे बहकाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसे थप्पड़ मारा और चली गई। सच्चाई जानने के बाद मारिया अपना वादा पूरा करते हुए जेम्स को एलिशिया के गुप्त खलिहान में ले आती है। वहाँ जेम्स केट को अकेला बैठा पाता है और उससे बात करने चाहता है। वह बताते हैं कि उन्होंने और सारा ने शादी इसलिए की क्योंकि वे दोनों उसकी मौत से टूट गए थे, लेकिन अब जब वह वापस आ गई है तो वह ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। उसके हार्दिक कबूलनामे के बावजूद केट अब उसके साथ नहीं रहना चाहती और रिश्ता तोड़ने का प्रस्ताव रखती है। जेम्स उसके फैसले का सम्मान करता है, लेकिन उसे झील के किनारे एक एकांत घर में अपने साथ चलने के लिए कहता है। केट अनिच्छा से बाध्य होती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि उसने उसका सारा सामान सुरक्षित रख लिया है। इससे उसे एहसास होता है कि वह सचमुच उसे बहुत याद करता था। फिर दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और आखिरकार प्यार कर बैठते हैं। अगली सुबह मारिया एक बार फिर अपने पति से मिलने जाती है और पियानो बजाकर उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है। अचानक वह उस दिन की पुरानी यादों से भर गई जब उसका उसके साथ बड़ा झगड़ा हुआ था। पता चला कि उसने उस पर डॉन के साथ सोने का आरोप लगाया और इसे स्वीकार करने के लिए उस पर दबाव डाला। परिणाम स्वरूप उसने अपनी कार की चाबियां ले ली और गुस्से में वहां से चली गई। लेकिन रास्ते में उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी पिछली सीट पर छुपी हुई है। इससे उनका ध्यान भटक गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक कार दुर्घटना हुई, जिससे दोनों की जान चली गई।